इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, जिसके एक फैसले से देश भर में जातिवाद फिर से जिंदा हो गया। सिर्फ एक नोटिफिकेशन और पूरे भारत में जात पात पर लड़ाई शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को गालियां देने लगे, सोशल मीडिया दंगे का मैदान बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक छोटा सा काम दिया था, समानता बढ़ाना और जातिगत भेदभाव घटाना, पर उन्होंने उल्टा देश को तोड़ने वाला माहौल बना दिया। सवाल सिंपल है, गलती सिस्टम की है या उन लोगों की जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई? देखिए, जो इक्विटी रूल्स हैं वो आज से कुछ साल पहले ईयर 2012 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा बनाए गए थे। यूजीसी एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो देश की यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है, हायर एजुकेशन के रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाती है, यूनिवर्सिटीज को फंड देती है, ये डिसाइड करती है कि कौन सी डिग्री वैलिड होगी और कौन सी नहीं। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, जिनको नाम दिया गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012। ये रूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और डिसेबिलिटी के बेस पर होने वाले भेदभाव और हरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बनाए गए थे। यहाँ यूजीसी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या था वो समझ लीजिए। एडमिशन में भेदभाव, मार्क्स इवैल्यूएशन में जानबूझकर नंबर कम देना, फेलोशिप रोकना, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड में अलग ट्रीट करना, क्लास में कास्ट अनाउंस करना, रिजर्व कैटेगरी बोलकर लेबल करना, रैगिंग या टारगेट करना, स्टूडेंट को कल्चरल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करने देना। शॉर्ट में बोले तो किसी भी तरीके से इज्जत या मौके कम करना डिस्क्रिमिनेशन था। फिर भी अगर भेदभाव हुआ तो क्या होता था? देखिए, अगर किसी बच्चे के साथ भेदभाव होता था तो उस स्टूडेंट या उसके पेरेंट को एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर को रिटन कंप्लेंट करनी होती थी। उसके बाद इंक्वायरी होती थी, फिर रिपोर्ट के बेस पर एक्शन लिया जाता था। टीचर स्टाफ पर सर्विस रूल्स के अंडर पनिशमेंट थी और स्टूडेंट पर इंस्टीट्यूशनल रूल्स के अंडर पनिशमेंट होती थी, पर सजा की कोई अनिवार्यता नहीं थी। पनिशमेंट केस के सीरियसनेस पर डिपेंड करती थी और अगर किसी को डिसीजन पसंद ना आए तो 90 डेज के अंदर वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास अपील कर सकते थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, फिर डेट आती है 17 जनवरी 2016। The Hyderabad Central University scholar Rohit Vemula's suicide, days after a one-man inquiry commission appointed by the HRD Ministry to probe the suicide reportedly concluded that Rohit was not Dalit. Rohit's friends have now released a video shot days before his death where he says that in fact he was one. इस दिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्टूडेंट रोहित वेमुला कॉलेज कैंपस में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। लोकल्स के द्वारा इसे जातीय उत्पीड़न, डिस्क्रिमिनेशन के चलते आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन इसके 8 साल बाद ईयर 2024 में तेलंगाना पुलिस क्लेम करती है कि रोहित वाज नॉट दलित और शायद इसी के चलते उन्होंने सुसाइड किया कि कहीं उनकी रियल कास्ट सामने ना आ जाए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाला छात्र रोहित वेमुला दलित नहीं था। साइबराबाद पुलिस ने इस बात पर मुहर लगा दी। रोहित ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें सबसे एंड में लिखा था, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट ऑफ किलिंग माई सेल्फ, दिस इज माई डिसीजन एंड आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, डू नॉट ट्रबल माई फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑन दिस आफ्टर आई एम गॉन। ये एक बड़ा लेटर है, आप पूरा पढ़ लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर समय आगे बढ़ता है और इसी तरह महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल सलीम तड़वी 22 मई 2019 को आत्महत्या कर लेती है। पायल की डेथ के 3 महीने बाद 29 अगस्त 2019 के दिन रोहित वेमुला और पायल सलीम तड़वी के परिजनों ने कॉलेज में जातीय भेदभाव को लेकर सख्त नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी और सारी कहानी यहीं से बदलती चली गई। 2019-20 से 2023-24 तक 4 सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स 118% तक बढ़ गई, जिसके चलते जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यूजीसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर नए रूल्स बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत, ये नाम याद रखना, इनसे रिलेटेड आपको आगे कुछ बताना है। इसके बाद फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए
इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। आगे चलकर जो हंगामा होगा उसका एक्चुअल रीजन सडनली रूल चेंज कर देने के कारण होता है। ऐसे समझिए इस ड्राफ्ट में आपको दिखाया कुछ और गया, जबकि आपको थाली में कुछ और परस दिया गया। इस ड्राफ्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से पढ़ लेना। इस ड्राफ्ट में जो नियम थे उनमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, और जो भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई के लिए जो इक्विटी कमेटी बनाई जानी थी उसमें भी ओबीसी मेंबर शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही इस ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर दंड का प्रावधान था, जो आगे चलकर हटा दिया गया। अब यहीं से एंट्री होती है ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन की। ओबीसी एसोसिएशन ने इस ड्राफ्ट को अधूरा और भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि ओबीसी को बाहर करना ऐतिहासिक गलती होगी। ओबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यक और मुस्लिम छात्र संगठनों ने भी इस ड्राफ्ट की कड़ी आलोचना की। फिर ओबीसी एसोसिएशन ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल करने और भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई के लिए जो इक्विटी कमेटी बनाई जानी थी उनमें ओबीसी मेंबर को शामिल करने की बात कही। साथ ही सुझाव दिया कि झूठी शिकायत करने पर जो दंड का प्रावधान है इससे भेदभाव का सामना कर रहे स्टूडेंट शिकायत करने से डरेंगे, इसलिए दंड का प्रावधान हटा दिया जाए। ये ओबीसी एसोसिएशन ने सुझाव दिए थे। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी मामलों की संसदीय समिति है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन है। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी, जिनमें कहा गया भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल कर लिया जाए। साथ ही कुछ और सिफारिशें भी की। ये 65 पेज की रिपोर्ट है, आप पेज नंबर 47 पर 15 पॉइंट पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट 8 दिसंबर 2025 के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू होते। ये यूजीसी के नए नियम है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। देखिए, इस चीज के बारे में ना तो यूजीसी को पता था और ना ही बीजेपी गवर्नमेंट को कि ये जो इक्विटी रूल्स बनाए गए हैं वो आगे चलकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे, जिससे पूरा देश जाति के नाम पर दो धड़ों में बंट जाएगा। आखिर ऐसा हुआ क्या, वो समझ लीजिए। 13 जनवरी को आए रेगुलेशन 2026 में 3 मेजर चेंजेस किए गए। नंबर 1, जातीय भेदभाव की परिभाषा दी गई। इस परिभाषा में कहा गया कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान यानी बर्थ ऑफ प्लेस, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के आधार पर पक्षपाती व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे जातीय भेदभाव माना जाएगा। जबकि जो फरवरी 2025 में ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें जातीय भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरा बदलाव ये किया गया कि इस परिभाषा में SC ST के साथ ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, जबकि ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। तीसरा जो बदलाव किया गया वो है झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया, जबकि ड्राफ्ट में सजा का प्रावधान था, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, ये नियम सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर इनमें कितनी बड़ी कमियां हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहीं से एंट्री होती है जनरल कैटेगरी की। लोग सड़कों पर उतरते हैं, व्यापक आंदोलन करते हैं, सोशल मीडिया पर यूजीसी रोलबैक, शेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। अब समझिए कि इन रेगुलेशन 2026 में कमियां क्या हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में SC, ST, OBC, महिलाओं और विकलांगों को शामिल किया गया, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल नहीं किया गया। इससे होगा क्या कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। ये नियम कहते हैं कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स आरोपी तो हो सकता है लेकिन पीड़ित नहीं हो सकता। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ सजा दोषी को नहीं मिल रही, यहाँ सजा मिल रही है किसी जाति को। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती हमेशा जनरल कैटेगरी वाला बच्चा ही करेगा? इससे सवर्ण विद्यार्थी जो है वो जन्मजात से ही अपराधी बन गया। नियम बनने थे दोषी को सजा मिले और निर्दोष बच्चा उस नियम का फायदा ले सके, पर यहाँ नियम बनाए गए
कि सामान्य श्रेणी के बच्चे को सजा मिले, चाहे उसने गलती की हो या गलती ना की हो। इन नियमों में दूसरी बड़ी कमी थी झूठी शिकायत करने पर कोई सजा ना होना। देखिए, झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई सजा का प्रावधान न होना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सपोज कीजिए, अगर SC, ST, OBC का कोई स्टूडेंट सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट की झूठी शिकायत कर देता है तो 24 घंटे के अंदर शुरुआती कार्रवाई करने का नियम है। एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आया था, अब उसे अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़ेंगे। कैसे देगा ये वो पीड़ित बच्चा जाने। अगर दे भी दिए तो शिकायत करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सबूत नहीं दे पाया तो एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। फिर वो सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता फिरेगा, जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी गलती क्या थी। तीसरी कमी है EOC और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर न होना, इससे फैसला एक तरफा हो सकता है। और चौथी कमी है रैगिंग को इस नियम में शामिल ना करना, जबकि 2012 रेगुलेशंस में रैगिंग शामिल थी। इन सभी कमियों से इन रूल्स का दुरुपयोग होना और अपर कास्ट के बच्चे को डायरेक्ट टारगेट करना बहुत आसान हो गया है। नियम लागू होने के बाद से ही देश भर में प्रोटेस्ट चालू रहती है। सरकार और UGC को भर भर के गालियां दी जाती हैं, पक्षपात के आरोप लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की जाती हैं, जो मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान दायर करती हैं। और फिर डेट आती है 29 जनवरी 2026। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सभी दलीलें सुनने के बाद UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर स्टे लगाते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली, सुधारों के बजाय वापस पिछड़ने वाले नियम ना बने। दूसरा पॉइंट बोला, नए नियम समाज को बांटने वाले हैं। और तीसरी बात जो बोली, SC ST को स्पेशल लॉ का अधिकार है, लेकिन पहले से बना नियम हटाना जरूरी नहीं है। ये सब कहकर रूल्स पर स्टे लगा दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी करके 19 मार्च 2026 तक अगली सुनवाई पर अपना जवाब देने को कहा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नए नियमों का ड्राफ्ट दोबारा जारी करने को कहा है। अब बात आती है जस्टिस सूर्यकांत की, जो मैंने नाम याद रखने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत जनरल कैटेगरी से हैं, इसलिए इन नियमों पर रोक लगाई गई। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में इन नियमों को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए UGC को दिशा निर्देश दिए थे। इन नियमों पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये जातिगत भेदभाव कम करने की बजाय भेदभाव और बढ़ाने का काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर स्टे लगाने का काम सही किया है या गलत? आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।